नमस्कार मेरे शेर और शेरियों, स्वागत है आप सभी का उत्प्रेक्षा क्लासेस में। आज हम क्लास थे हिंदी काव्य खंड का चैप्टर नंबर 11 है और इसके बाद हमारा एक और चैप्टर है काव्य खंड का। उसके बाद जो हमारा काव्य खंड खत्म हो जाएगा, जिसका नाम है लौट कर आऊँगा फिर। इसके जो फुल पोइम को हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं और साथ ही इसमें जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बढ़ रहे हैं इस चैप्टर से और जो भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन बढ़ रहे हैं इसी वीडियो में आप सभी को हम बताने वाले हैं। अगर आप लोग इससे पहले जो है काव्य खंड चैप्टर 1 से लेकर 10 तक नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिए, और ये हमारा गद्य खंड होता है चैप्टर 1 से 12 तक पूरा पढ़ा चुके हैं, उसको भी देख लीजिए। और इस वीडियो को अपने तमाम दोस्तों के साथ ज़रूर एक बार शेयर कर लीजिए। और इसका जो भी PDF लेना चाहते हैं बिल्कुल फ्री में जो है आप हमारे टेलीग्राम में जाके वहाँ से ज्वाइन होकर ले सकते हैं। अब चलिए हम इस चैप्टर को जो है स्टार्ट करते हैं। पहले हम इस चैप्टर के जो है कवि परिचय को देखेंगे, फिर इसके बाद पोइम को देखेंगे। बंगला के सर्वाधिक सम्मानित एवं चर्चित कवियों में से एक जीवनानंद दास जी का जन्म 1899 ईस्वी में हुए थे। रविंद्रनाथ के बाद जो है बंगला साहित्य के आधुनिक काव्य आंदोलन से जिन लोगों को जो है योग नेतृत्व प्रदान किया था उनमें से सबसे अधिक प्रभावशाली एवं मौलिक कवि जीवनानंद दास जी ही है। तो यहाँ से जो भी क्वेश्चन बन रहे हैं आप लोग सभी एक बार ध्यान से देख लेंगे। तो यहाँ पूछा जाएगा जीवनानंद दास जी जो है कहाँ के कवि है, तो सबसे फर्स्ट ऑब्जेक्टिव आप सभी को ध्यान रखना है बंगला के कवि है। फिर दूसरा क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे, इनका जो है जन्म कब हुआ था। जीवनानंद दास जी का जन्म तो 1899 ईस्वी में हुए थे। पूछा जाएगा रविंद्रनाथ के बाद जो है कौन जो है इसके बाद जो है कौन कवि का स्थान आता है बंगला में, तो यहाँ पर जो है ये जो हमारा जीवनानंद दास जी का। और यहाँ से आगे का हमारा क्वेश्चन बन रहा है सबसे अधिक जो है प्रभावशाली एवं मौलिक कवि का कौन है, जो जीवनानंद दास। जो भी क्वेश्चन बने आप सभी को ध्यान से याद रखना है। इन कवियों के सामने सबसे बड़ी चुनौती के रूप में जो है रविंद्रनाथ का जो है स्वच्छवादी काव्य है। स्वच्छतावादी के से अलग हटकर कविता की नई यथार्थवादी भूमि तलाश करने के सबसे महत्वपूर्ण कार्य था। इस कार्य में अग्रणी भूमि जीवनानंद दास जी की रही है। उन्होंने जो है बंगला में जीवन में रचा बसकर उसकी जड़ों की पहचान और उससे जो है अपनी कविता में स्वर लिया है। तो यहाँ पर आप सभी को ध्यान रखना है। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं इन कवि के सामने जो है सबसे बड़ी चुनौती किसका काव्य का था, तो रविंद्रनाथ जी का था। याद रखना है ये जो है रविंद्रनाथ जी का कैसा था, तो स्वच्छतावाद था। इनके कवि का जो भी लिखते थे गद्य चाहे काव्य इनका कैसा था, तो स्वच्छतावाद से इससे अलग हटकर जो है इन्होंने जो है यथार्थवादी का जो है तलाश किसने किया था, तो जीवनानंद दास जी किए थे। और इस कार्य में जो अग्रणी भूमि क्या जो रहा है किनका रहा है पूछा जाता है, तो जीवनानंद दास जी के रहे हैं। आप चलिए हम आगे देखते हैं इसका। उन्होंने जो है भाषा भाव एवं जो है दृष्टिकोण में नई शैली जो है सोच एवं जो है जीवन दृष्टि की प्रतिष्ठा है। अब यहाँ से हम आगे देखेंगे। सिर्फ 55 साल की उम्र में जीवनानंद दास जी का निधन एवं जो मृतक दुर्घटना में हुआ था सन 1954 ईस्वी में। तब उनके लिए सिर्फ 6 काव्य संग्रह प्रकाशित हुए हैं। यहाँ से पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। पूछा जाएगा जीवनानंद दास जी की मृत्यु जो है कितने साल की उम्र में हो गए थे, तो 55 साल की उम्र में ही सिर्फ हो गए थे। और पूछा जाएगा कब हुए थे, तो सन बताना है, तो 1954 ईस्वी में। पूछा जाएगा जन्म, तो 1899 ईस्वी में। देख सकते हैं मात्र जो है 55 साल में ही उन्होंने जो है उनका क्या हो गया, तो जो है दुर्घटना के कारण उनका मृत्यु हो गया था। पूछा जाएगा 55 साल की उम्र में जो है किस जो है कवि का देहांत हो गया था, तो जीवनानंद दास जी का। अब देखेंगे जब उनका देहांत हुआ था 55 साल की उम्र में, सिर्फ जो है सिर्फ उन्होंने जो है 6 काव्य संकलन ही जो है उनका प्रकाशित हो पाया था। क्या पूछा जाएगा जीवनानंद दास के जो है मृत्यु से पहले कितने काव्य संकलन प्रकाशित हो चुके थे, तो सिर्फ और सिर्फ 6। आप देखेंगे उनका जो है कौन कौन सा है, झरा पालक है, धासुर पांडुलिपि है, वनलता सेन है, महापृथ्वी है, सटिट तगार तिमिर है, फिर है जीवनानंद दास श्रेष्ठ कचिता है। ये सभी जो इनके 6 काव्य संग्रह हुए इनके मृत्यु से पहले ये सभी प्रकाशित हुए हैं। 6 जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से जो है कोई ना एक क्वेश्चन बनता ही आप लोग को ध्यान रखना है। आगे देखें उनके अन्य काव्य संग्रह जो है रूपसी बंगला, बला अलवेला कालवेला, मन विहंगम और जो है आलोक पृथ्वी निधन के बाद प्रकाशित हुए हैं। और इनके बाद जो भी उनका जो है काव्य संग्रह है, जैसे देख लीजिए यहाँ पर
रूपसी बंगला है, बला अलवेला है, अलवेला कालवेला है, या बोला जाएगा मन विहंगम है, और चाहे आलोक पृथ्वी बोला जाए। तो ये सभी जो है उनका निधन के बाद जो है ये सभी जो है काव्य संग्रह उनके प्रकाशित किए गए हैं। आगे हैं उनके जो है निधन के बाद लगभग 100 कहानी और 13 उपन्यास भी प्रकाशित हो गए हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है, आप सभी को ध्यान रखना है, उनके निधन के बाद जो है कितने कहानी प्रकाशित हुए हैं, तो 100 कहानी प्रकाशित हुए हैं। और उनके कितने उपन्यास प्रकाशित हुए हैं, तो 13 उपन्यास प्रकाशित हुए हैं। वनलता सेन काव्य ग्रंथ की वनलता सेन शीर्षक कविता से प्रदुत आलोचक द्वारा जो है रविंद्र युग के जो है श्रेष्ठतम प्रेम कविता की संज्ञा दी गई है। वनलता जो सेन है, इस पर जो है शीर्षक कविता पर जो आलोचक द्वारा जो है इनको प्रतिष्ठा मिला है। और पूछा जाएगा जीवनानंदन दास जी जो है किस युग के कवि है, तो रविंद्रनाथ युग के कवि है, यानी रविंद्रनाथ जो टाइगर है इस युग के कवि है। जो कि इसमें क्या सबकी संज्ञा दी गई है वनलता सेन में, तो श्रेष्ठतम और जो है प्रेम कविता की संज्ञा दी गई है। आगे देखेंगे, वस्तुतः यह कविता जो है बहुआयामी जो है भाव व्यंजना का उत्कृष्ट उदाहरण है। निखिल बंग रविंद्रनाथ साहित्य सम्मेलन के द्वारा वनलता सेन 1952 ईस्वी में जो है श्रेष्ठ काव्य ग्रंथ जो है पुरस्कार दिया गया था। यहाँ से देखेंगे हमारा जो है निखिल बंग रविंद्र साहित्य सम्मेलन द्वारा जो है उनको जो है वनलता सेन पर कब पुरस्कार मिला था, तो 1952 ईस्वी में मिले थे, जो कि आप लोग को याद रखना है, जो कि श्रेष्ठ काव्य ग्रंथ पर पुरस्कार उनको दिए गए थे। अब हम आगे देखेंगे उनका, यहाँ समकालीन हिंदी कवि प्रयाग शुक्ल द्वारा जो है भाषांतरित जीवनानंद दास की कविता प्रस्तुत है। यहाँ से आप लोग को याद रखना है, ये जो कवि कहाँ के थे, बंगला के थे, लेकिन जो हम लोग अभी हिंदी में जो है पोइम को पढ़ रहे हैं किनके द्वारा जो है भाषांतर किया गया, भाषा को ट्रांसलेट किया गया था, तो प्रयाग शुक्ल के द्वारा किए गए थे। जो कि ये कैसा कवि, तो हिंदी के समकालीन कवि माने जाते हैं। प्रयाग शुक्ल कैसा कवि है, तो हिंदी के समकालीन कवि है, जैसे अनामिका जी थे पिछले चैप्टर में वैसे ही। अब आगे देखेंगे, यह कविता की अत्यंत लोकप्रिय और जो बहु प्रचारित कविता है। कविता में कवि अपनी जो है मातृभूमि का तथा परिवेश से उत्कृष्ट प्रेम अभिव्यक्त होता है। बंगाल अपने जो है नेसिंग सम्मोहन के साथ चुनिंदा चित्रों के सांकेतिक रूप से कविता के विनेतृत्व है। इन अनश्वर जीवन के बाद भी जो है इस बंगाल के बाद एक बार फिर आने की लालसा मातृभूमि के प्रति कवि प्रेम की एक मोह भंगिका के रूप में सामने आती है। यानी जो है इसमें जो है कवि जीवनानंद दास जी की मृत्यु के बाद भी जो है उन्होंने जो है क्या बोला, हमसे फिर से जो है इसी बंगाल की धरती पर पुनः जन्म लेना चाहते हैं। अगर हमारा मनुष्य में जन्म नहीं हुआ तो बहुत सारे जैसे पक्षी का नाम लिया, फिर हंस का नाम लिया, यानी किसी जीव में जो हमें जन्म लेना है। कहाँ पर, तो बंगाल में, ऐसा उसकी माटी है। आप चलिए देखेंगे इस पोएम को तो आप लोग को समझ आ जाएगा। यहाँ पर देखेंगे हमारा जो ये पोएम है लौट कर आऊँगा फिर, ये हमारा पोएम है, इसको समझेंगे। खेत है जहाँ धान से बहती नदी के किनारे, फिर आऊँगा लौटकर एक दिन बंगाल में, नहीं शायद होऊंगा तब मनुष्य तब होऊंगा आविल। यानी जो है खेत जो है, खेत का जो धान है, नदी, खेत के धान में बहती नदी के किनारे जो है बोल रहा है फिर से हम लौट कर आएंगे। कहाँ पर, तो याद रखना है बंगाल में बोलने की बात करें, बंगाल में हम फिर से लौट कर आएंगे। यहाँ पर बोल रहा है अगर शायद हमें मनुष्य में जन्म नहीं होगा तो होऊंगा हम आविल बन के, यानी आविल एक पक्षी का नाम है, जो है इसके रूप में आएंगे। अगर मनुष्य नहीं बनेंगे तो क्या बनने की कोशिश करते हैं, क्या बनने की आगे जन्म में प्रतीत करते हैं, तो आविल। आप इसको समझेंगे, लिखे हैं, कवि कहते हैं कि जहाँ धान के खेत में जहाँ नदियाँ बहती है उससे प्यारे बंगाल में एक दिन लौटकर अवश्य आऊँगा। शायद उस समय मैं मनुष्य नहीं रहूँगा बल्कि एक पक्षी बनकर आविल के रूप में लौट कर आऊँगा। ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। बोला है धान के खेत जहाँ पर जो है नदी के किनारे धान है और वहाँ पर धान की खेत है, उसी बंगाल में जो है एक बार बोला है फिर से लौट कर आएंगे। शायद यहाँ अगर हम मनुष्य नहीं बन पाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी जो हम एक पक्षी बनकर आएंगे, जिस पक्षी का नाम जिक्र करता है उसका क्या नाम है, तो आबिल। आप लोग को ध्यान रखना है, यहाँ से लाइन से ऑब्जेक्टिव बनेंगे तो याद रखना होगा। अब आगे हमारा देख सकते हैं, यहाँ पर है, या फिर कौवा उस भोर का फूटेगी नई धान की फसल, जो कोहरे के पालने की कटहल की छाया तथा भरता पेंग आऊँगा उस एक दिन। यानी बोल रहा है फिर से एक कौवा की भोर में आऊँगा, अगर फूटेगा जो धान से जो धान निकलता है उसकी फसल के रूप में जो हम कौवे के रूप में आएंगे, जो कोहरे की पालने से जो कटहल की छाया में भरता है
उस तरह भी आएंगे। तो यहाँ पर आप लोग को याद रखना है, अगर बाविल नहीं बना तो मैं भोर का कौवा बनूंगा, जो कि नई धान की फसल में उड़ता है, जहाँ कोहरे की चादर बिछी हुई थी और कटहल के पेड़ में झूला झूलता रहूंगा। यानी ये बताना चाहते हैं। तो आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। यहाँ पर जो है कभी क्या क्या बनने की बात करते हैं, ऑब्जेक्टिव बनता है। तो सबसे पहले अगर मनुष्य नहीं बने तो आविल बनने की बात करते हैं, फिर जो है कौवा बनने की बात करते हैं, फिर जो है कटहल की जो है चादर बनने की संज्ञा दे रहे हैं। फिर आगे हम देखेंगे, बनकर शायद हंस मैं किसी किशोरी का घुंघरू लाल फेर में तैरता रहूंगा, बस दिन दिन भर पानी में, गंध जहाँ होगी भरी घास वहीं। तो यहाँ पर ये बताना चाहते हैं, अगर हम यहाँ पर ये नहीं बन पाए, अगर हम कौवा नहीं बन पाए, अविल नहीं बन पाएंगे, तो फिर जो है हम बनकर जो है शायद हम इस पृथ्वी पर आएंगे क्या, हंस। और उसके बाद जो है किशोरी जो होता है, लड़की जो घुंघरू होता है लाल, उसके पैरों में रहूँगा। आगे है तैरता रहूँगा बस दिन भर जो है पानी में, जहाँ गंध होगी बस हम वहाँ पहुँच जाएंगे घास के लिए। अब इसको समझेंगे, कवि का कल्पना करते हुए शायद वह किसी किशोरी या हंस बन जाए, लाल घुघरी जैसे पैरों वाल में, जो दिन भर पानी में तैरता रहे, जहाँ घास भींगी भींगी सुगंध मिले वहीं पर हम चले जाएंगे। ये जो हमारा क्या है, तो पोइम का पंक्ति है। अगर मान लीजिए आपको बोर्ड एग्जाम में ये पंक्ति उठा कर दे दिया जाए और पूछेगा इसका जो है व्याख्या करें, तो आप लोग इस तरह इनको लिख देना ऐसे। अब आगे देखेंगे, आगे का पंक्ति हमारा हो रहा है यहाँ पर, आऊँगा मैं नदियाँ मैदान बंगाल में बुलाएंगे, मैं जाऊँगा जिसे नदी धोती धोती हो ही रहती है पानी से, इसे हर सज्जन किनारे पर। अब इसको समझेंगे, कभी कहते हैं कि मैं लौट कर अवश्य ही आऊँगा, बंगाल की नदी में मैदान में मुझे पुकारेंगे, यानी बोल रहे हैं हम लौटकर जो है इस बंगाल की धरती में अवश्य आएंगे, हमें जो है बंगाल की नदियाँ पुकारेंगे, बंगाल की जो है मैदान पुकारेंगे, और उससे जो हरियाली भरे किनारे पर लौटूंगा, जिससे जो है जिसे नदी अपने जल में धोती रहती है। यानी जो है ये बताना चाहते हैं कि जब हम अवश्य ही बंगाल की धरती में लौट कर आएंगे, हमें जो है नदियाँ बुलाएंगे, हमें जो है मैदान बुलाएंगे, हरियाली बुलाएंगे, इस धरती पर आकर जो है जल में जिस तरह धोती रहती है इसी प्रकार। अब हमारा आगे है, शायद तुम देखोगे शाम की हवा के साथ उड़ते हुए एक उल्लू को, शायद तुम सुनोगे कपास की पेड़ में उसकी बोली, घसीली जमीन में फेंका मुट्ठी भर चावल, शायद कोई बच्चा उबले हो। यानी जो है यहाँ पर ये बताना चाहते हैं, शायद तुम देखोगे, जिस तरह जो शाम की हवा में जो उड़ते रहता है शाम के समय में उल्लू, यानी जो है उल्लू बनने की भी जो है संज्ञा दे रहे हैं कवि जीवनानंद दास जी। बोले हैं, शायद अगर तुम सुनोगे तो कपास की पेड़ की बोली में हम सुनेंगे, जो ज़मीन में घसीली ज़मीन में फेंके हुए मुट्ठी भर चावल, जिस तरह जो है कोई बच्चा जो है अपने मुट्ठी भर चावल फेंक देता है, उस तरह जो है हम मुट्ठी भर चावल को जो है शायद कोई बच्चा फेंक दे। आप इसको समझेंगे। व्याख्या में कवि कहते हैं कि शायद तुम मुझे शाम की हवा में उड़ते हुए एक उल्लू के रूप में देखोगे या उसी बोली सुनोगे। यानी बताना चाहते हैं शायद जो है तुम, यानी जो है शाम की हवा जब उड़ता है तो उसमें उल्लू के रूप में देखोगे, या नहीं तो हमारी बोली सुनोगे। शायद कोई बच्चा घास भरी जमीन पर उबले चावल फेंक दे रहा हो और मैं वहाँ पर किसी रूप में मौजूद रहूँगा। अगर चावल फेंक देगा कोई बच्चा उबला हुआ चावल घास पर, तो मैं वहाँ पर मौजूद रहूँगा उस चावल को चुनने के लिए। अब आगे का हमारा पंक्ति है, देखेंगे रूपसा के गंदले से पानी में, नाव के लिए जाते एक लड़का को, उतरते फटे फाल की नाव। यहाँ पर कवि ये कहना चाहते हैं कि तुम रूपसा नदी के गंदे पानी में एक लड़के को नाव चलाते हुए देखोगे, जिसका नाव एक पाला फटा सा रहेगा। यानी यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कवि, तुम देखोगे, अगर वो सब नहीं किए तो तुम ज़रूर देखेंगे रूपसा नदी के जो है गंदे जो पानी होता है उसमें एक लड़का जो नाव चलाते रहेगा, और नाव कैसा रहेगा, तो फटा पला सा नाव रहेगा। यहाँ जो है कवि ये बताना चाहते हैं। आगे हमारा है, लौटते होंगे रंगीन बादलों के बीच सारस, अंधेरे में होऊंगा मैं उन्हीं के बीच में देखना। यानी ये बताना चाहते हैं, जब रंग बिरंगे बादल के बीच जो है सारस लौटते होंगे, तब उन्हीं के बीच में अंधेरे में मैं भी रहूँगा। जब सारस के झुंड जाएंगे अंधेरे में, तब जो है उसी के बीच जो है हम भी रहेंगे। ये सब बताना चाहते हैं कवि। तो यहाँ से आप लोग को ये अर्थ समझ में आ गया होगा, बहुत ही आसान जो है अर्थ था, आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब इसके जो भी इम्पोर्टेंट अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसको हम एक एक करके देखने वाले हैं। तो चलिए यहाँ से हम सबसे फर्स्ट देखेंगे जो है, किस तरह बंगाल में एक दिन
कर आने की बात करते हैं, आंसर देंगे कवि जीवनानंद दास उस तरह बंगाल में एक दिन लौटने की बात करते हैं जहां धान से हरे भरे खेत में बहती नदी हो। तो यहाँ पर कौवा के रूप में देखने को मिलता है, देखने की बात करते हैं। आगे हमारा है कवि अगले जीवन में जो है क्या क्या बनने की संभावना को व्यक्त करते हैं। तो कवि अगले जन्म में जो है आविल पक्षी, कौवा, उल्लू या मनुष्य बनने की संभावना को व्यक्त करते हैं, क्योंकि उस बंगाल के पर्यावरण काफ़ी लगाव था, ये चीज़ बंगाल में सामान्य रूप से पाई जाती है। तो इस तरह आप लोग को आंसर लिख देना है। और हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन बनेंगे अगले जन्म में बंगाल में आने की जो है क्या सिर्फ कवि की इच्छा है, स्पष्ट कीजिए। अगले जन्म में जो है बंगाल में आने की कवि की केवल इच्छा है कि नहीं था, बल्कि जो है इसी पूरी तरह संभावनाएं भी व्यक्त करते हैं। और कवि अपने जन्मभूमि बंगाल में काफ़ी उससे लगाव था, इसीलिए आना चाहते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा कवि किन बीचों में जो है अंधेरों में होने की बात करता है और आशय को स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर आंसर लिखेंगे कवि रंगीन बादलों के बीच जो अंधेरे में होने का जो है आशय को प्रकट करते हैं। और ये हमारा 5 नंबर क्वेश्चन है, देखेंगे कवि जीवनानंद दास अगले जन्म में अपने मनुष्य होने पर जो है क्यों संदेश करता है, इसका कारण क्या हो सकता है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका आंसर कवि मनुष्य से अधिक बंगाल की प्राकृतिक छटा तथा उनसे विचरित जीव वस्तुओं से प्रेम करते हैं। मनुष्य जिससे जो है प्रेम करता है उसके लिए प्रति उसका आकर्षण, मनोभाव, रुचि के जीवन का अवसर देते हैं। ये हमारा जो है इसका आंसर इस तरह दे देंगे। तो ये जो है 5 बहुत ही महत्वपूर्ण हमें सब्जेक्टिव लगा, आप लोग को उम्मीद है ये सभी याद कर लेना है। आप चलिए इसके जो भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है इसको एक एक करके देखने वाले। तो सबसे फर्स्ट ऑब्जेक्टिव बनेंगे खेत जहाँ धान की बहती नदी किस कविता की पंक्ति है। ऑप्शन ए आप लोग देख सकते हैं हिरोशिमा के हैं, बी हमारा अक्षर ज्ञान के है, सी लौट कर आऊँगा, फिर डी हमारी नींद। तो यहाँ पर ये जो पंक्ति है खेत जहाँ धान से बहती नदी जो है, ये जो पंक्ति है हमारा फिर लौट कर आऊँगा, फिर सी इसके कवि जो है जीवनानंद दास जी है। आप सभी को ध्यान रखना है। अब हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन हो जाएगा कवि जीवनानंद दास जो है किसका हंस बनना चाहते हैं। कृष्ण का, किशोर का, किशोरी का, कान्हा का। तो यहाँ पर उस पंक्ति में जिक्र है कवि जीवनानंद दास जो है किशोरी का जो है हंस बनने की बात कर रहे हैं। ऑप्शन जो है सी जो है बिल्कुल सही आंसर है। आप लोग को एक एक प्रश्न याद रखना है। और हमारा थर्ड क्वेश्चन है बंगला के सर्वाधिक सम्मानित एवं चर्चित कवि में से कौन सा एक है। जीवनानंद दास जी है, गुरु नानक जी है, रसखान जी है या घनानंद जी है। तो जो है बंगला के जो है सबसे फेमस और जो है चर्चित कवि जो है इनका नाम है जीवनानंद दास, उसमें से एक है। ऑप्शन जो है ए बिल्कुल सही आंसर है। 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कवि जीवनानंद दास जो है अगले जीवन में जो है क्या बनने की अभिलाषा व्यक्त करते हैं। आबिल, कौवा, हंस या डी इनमें से सभी। तो यहाँ पर आप लोग को ध्यान रखना है कवि अगले जन्म में जो है क्या क्या बनने की अभिलाषा करते हैं। तो आबिल बनने की बात करते हैं, कौवा बनने की बात करते हैं, हंस बनने की बात करते हैं, यानी ऑप्शन जो है हमारा डी जो है बिल्कुल क्या है तो सही आंसर है। अब चलिए हम 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे नदियाँ मैदान बंगाल के बुलाए में आऊँगा, यह जो है पंक्ति किस शीर्षक कविता की है। लौट कर आऊँगा, फिर जनतंत्र का जन्म, हमारी नींद या अक्षर ज्ञान। तो यहाँ पर आप सब देख सकते हैं नदियाँ मैदान बंगाल बुलाएंगे तो मैं ज़रूर आऊँगा, ये जो पंक्ति है लौट कर आऊँगा फिर कविता की पंक्ति है। ऑप्शन जो है ए बिल्कुल सही आंसर है। अब हमारा 6 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं जीवनानंद दास जो है किस भाषा के कवि है। ऑप्शन जो है ए हमारा बोला रहा है हिंदी के है, बी उड़िया का, सी बंगाल और डी हमारा मराठी के। तो यहाँ पर आप लोग को याद रखना है जीवनानंद दास जी है ये बंगला के कवि है, जो कि सर्वश्रेष्ठ चर्चित कवि में से एक है। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही आंसर है। अब हमारा 7 नंबर क्वेश्चन है इनमें से कौन जो है जीवनानंद दास जी की कीर्ति नहीं है। तो यहाँ पर देखेंगे झरा पलक है, धसुर पांडुलिपि है, वनलता सेन है, भूमिजा जो है ये नहीं है। ऑप्शन जो है डी बिल्कुल सही आंसर है। अब आप आगे का क्वेश्चन देखेंगे 8 नंबर प्रश्न पाठ्य पुस्तक संकलित जीवनानंद दास की कविता का हिंदी में अनुवाद किसने किया था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रयाग शुक्ल, पंचकविट या जो है हमारा वीरेंद्र सक्सेना। तो यहाँ पर आप लोग बताइए ये जो हमारा चैप्टर इसको हिंदी में अनुवाद किसने किए थे। तो प्रयोग शुक्ल के द्वारा किए गए थे। ऑप्शन जो है ए बिल्कुल सही आंसर है। अब आगे का प्रश्न देख सकते हैं 19 नंबर क्वेश्चन साटिट तरार तिमिर जो है किसकी कीर्ति है। राजीव सेठ की, जीवनानंद दास जी की, मनिका मोहिनी जी की है, कुसुम अंसल जी की। तो यहाँ पर आप लोगों को बताना है ये जो है किसकी कीर्ति हो जाएंगे। तो जीवनानंद दास जी की कीर्ति है। ऑप्शन जो है बी बिल्कुल सही आंसर है। 10 नंबर हमारा क्वेश्चन देखिए आप लोग
लौट कर आऊँगा फिर शीर्षक कविता में जो है उल्लू कहाँ बोलता है? आम के पेड़ में, कपास के पेड़ में, कचार कचनार के पेड़ में या अमरूद के पेड़ में? तो यहाँ पर कभी देर है देखना रात के हवा जो बहता है उसमें हम उल्लू बन के रहेंगे और कपास की पेड़ में हमारी बोली सुनिए आप लोग। ऑप्शन जो है बी बिल्कुल सही आंसर है। अब आगे का क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन है, लौट कर आऊँगा फिर कविता में जो है कौन सा भाव प्रकट होता है? मातृभूमि का, प्रेम का, धर्म भाव का, या संसार की नश्वरता, या मत्र भाव का? तो यहाँ पर आप लोग को बताना है इस जो चैप्टर है लौट कर आऊँगा फिर, इसमें जो है किस भाव का प्रकट होता है? तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं मातृभूमि यानी जो अपनी भूमि का प्रेम प्रकट करते हैं। ऑप्शन जो है ए बिल्कुल सही आंसर है। अब हमारा 12 नंबर क्वेश्चन है, वनलता सेन किस कवि की श्रेष्ठ रचना है? रविंद्रनाथ टैगोर जी की, जीवनानंद दास जी की, नजरुल इस्लाम की, या जीवनानंद दास जी की? तो यहाँ पर आप लोग को बताना वनलता जो है किस कवि की जो है श्रेष्ठ रचना है? तो जीवनानंद दास जी की है। ऑप्शन जो है बी बिल्कुल सही आंसर है। 13 नंबर क्वेश्चन है हमारा, लौट कर आऊँगा फिर प्रमुख वर्ण विषय क्या है? तो बंगाल की प्राकृतिक, बंगाल की संस्कृति, बज संगीत। तो यहाँ पर ऑप्शन जो है हमारा डी देखेंगे तो वनभंग, इसका जो आंसर कौन सा सही है? लौट कर आऊँगा फिर प्रमुख वर्ण विषय क्या हो जाएगा? तो बंगाल की प्रकृति। ऑप्शन जो है ए हमारा बिल्कुल सही आंसर है। अब 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जीवनानंद दास को जाना जाता है किस रूप में? बंगला के आधुनिक कवि, हिंदी साहित्यकार के रूप में, मराठी के हस्त कवि के रूप में, डी इनमें से सभी? तो यहाँ पर जो है आप लोग को याद रखना है जीवनानंद दास को किस रूप में जानते हैं? तो बंगला के जो है आधुनिक कवि के रूप में जानते हैं। ऑप्शन जो है ए बिल्कुल सही आंसर है। अब 15 नंबर क्वेश्चन है हमारा, कवि किसके आमंत्रण पर आने की बात करते हैं? खेत और खलिहानों पर, मजदूर और किसानों पर, नदियों और मैदानों पर, पिता पुत्र पर? तो यहाँ पर किसके आमंत्रण पर आने की बात कर रहे हैं? तो बोल रहे हैं हमें नदियाँ बुलाएंगे, वहाँ के मैदान बुलाएंगे, तब हम आएंगे। ऑप्शन जो है सी बिल्कुल सही आंसर है। अब हमारा 16 नंबर क्वेश्चन है, कभी अगले जन्म में क्या क्या बनने की जो है भावना को व्यक्त करता है? ऑप्शन ए कौवा मोर उल्लू सारस, बी है कौवा हंस उल्लू सारस, सी हमारा कौवा हंस कोयल सारस, कौवा हंस और उल्लू और बाज। तो यहाँ पर आप लोग को बताना है 16 का जो है कौन सा आंसर सही हो जाएगा? तो कभी जो है अगले जन्म जो है कौवा हंस और सारस बनने की अभिलाषा व्यक्त कर रहे हैं। ऑप्शन जो है बी बिल्कुल सही आंसर है। अब 17 नंबर क्वेश्चन है हमारा, कभी किसके बीच अंधेरे में होने की बात करते हैं? धान, गेहूँ, चना या सरसों? तो किसके बीच अंधेरे होने की बात कर रहे हैं? तो जो है हमारा 17 का जो है सही आंसर हो जाएगा सारस। जो है अंधेरों में जो हम उसी में देखना हम भी रहेंगे, तो सारसों के बीच। ऑप्शन जो है डी बिल्कुल सही आंसर है। अब 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, रूपसा क्या है? बंगाल की नदी है, बंगाल की एक सुंदर स्त्री है, बंगाल के मंदिर है? तो रूपसा जैसे बताएं, रूपसा जो है एक नदी है बंगाल में। ऑप्शन जो है ए बिल्कुल सही आंसर है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप लोग को याद रखना है। 19 नंबर क्वेश्चन है, जीवनानंद दास जी का जन्म कब हुआ था? तो 1857 ईस्वी, 1999 ईस्वी, 1900? तो यहाँ पर आप लोगों को बताना है जीवनानंद दास जी का जन्म कब हुआ था? तो 1999 ईस्वी में हुआ। ऑप्शन जो है सी बिल्कुल सही आंसर है। अब हमारा 20 नंबर क्वेश्चन है, लौट कर आऊँगा फिर कविता कैसी है? राष्ट्रीय चेतना, राष्ट्रीय धरोहर, राष्ट्रीय आवाम, या जो है राष्ट्रीय सत्ता? कौन सा ऑप्शन सही है? तो लौट कर आऊँगा फिर जो है एक राष्ट्रीय चेतना है। ऑप्शन जो है ए बिल्कुल सही आंसर है। अब आगे का क्वेश्चन देखेंगे, जीवनानंद दास है, ऑप्शन ए देखेंगे कथाकार है, नाटककार है, उपन्यासकार है, या साहित्यकार है? तो यहाँ पर आप लोग को बताना है जीवनानंद दास जी एक साहित्यकार है। ऑप्शन जो है डी बिल्कुल सही आंसर है। 22 नंबर क्वेश्चन है, कभी मृत्योपरांत कहाँ आने की लालसा रखता है? मातृभूमि बंगाल में, मातृभूमि की नदियों में, सी ए बी दोनों, और डी इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर हो जाएगा, कभी जो है मरने के बाद कहाँ आने की अभिलाषा पर जो है व्यक्त करते हैं? तो मातृभूमि बंगाल में आने की। ऑप्शन जो है ए बिल्कुल सही आंसर है। अब हमारा जो है 23 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, लौट कर आऊँगा फिर शीर्षक कविता किनकी रचना है? जीवनानंद दास जी की, वीरेंद्र डंगवाल जी की? तो यहाँ पर आप लोग को याद रखना है ये जो कविता है किनकी है? तो जीवनानंद दास जी की जो है कृति है। ऑप्शन जो है ए बिल्कुल सही आंसर है। 24 नंबर हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, लौट कर आऊँगा फिर कविता जो है किस कवि द्वारा जो है भाषांतरित हो गया है? जीवनानंद दास, विनोद कुमार शुक्ल, प्रयाग शुक्ल, या कुंवर नारायण के द्वारा? तो पूछा जाएगा हिंदी में किसने भाषांतरित किया और जो है भाषा को चेंज किया बंगाल से हिंदी? तो प्रयोग शुक्ल जी। ऑप्शन जो है सी बिल्कुल सही आंसर है। 25 नंबर क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, जीवनानंद दास जी को है किस कवि
प्रबुद्ध आलोचकों द्वारा रविंद्रनाथ युग की जो है श्रेष्ठतम प्रेम कविता की संज्ञा दी गई है, तो वनलता सेन पर दिए गए हैं। ऑप्शन जो है बी बिल्कुल सही आंसर है हमारा। 25 का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप लोग को याद रखना है। अब हमारा 26 नंबर क्वेश्चन है, कवि किस प्रकार के चावल का वर्णन कर रहे हैं? नया, भुना हुआ चावल, उबला हुआ चावल, टूटा हुआ चावल। तो इस पोइम में देखेंगे तो उबला हुआ चावल जो है इसमें जिक्र किया जा रहा है। 26 का जो है सी बिल्कुल सही आंसर है। 28 है, पक्षी अपने घर कब लौटते हैं? शाम को, रात को, सुबह को या दोपहर को? तो यहाँ पर आप लोग को याद रखना है, पक्षी जो है अपने घर शाम को लौटते हैं। ऑप्शन जो है ए बिल्कुल सही आंसर है। 29 नंबर क्वेश्चन है, गंध जहाँ होगी भरी घास किस कविता की पंक्ति है? वीरेंद्र डंगवाल, जीवनानंद दास, अनामिका या कुंवर नारायण जी की है? तो किस कवि की पंक्ति है? तो ये जो है जीवनानंद दास जी की पंक्ति है। ऑप्शन जो है बी बिल्कुल सही आंसर है। 30 नंबर क्वेश्चन है, लौट कर आऊंगा फिर पाठ कहाँ से लौटने की बात कर रहे हैं? ऑप्शन जो है ए बिहार से, बी है असम, उड़िया, बंगाल। ये चैप्टर है फिर से जो है कभी बंगाल लौटने की बात करते हैं। ऑप्शन जो है डी हमारा जो है बिल्कुल सही आंसर है। और इस वीडियो को जो है लास्ट प्रश्न है 31 नंबर, कभी अगले जन्म में कहाँ लौट कर आने की बात करते हैं? बिहार, उड़ीसा, बंगाल या नेपाल? तो जस्ट बताएं, वही क्वेश्चन है, थोड़ा लैंग्वेज इसका अलग है। तो ये जो है बंगाल आने की जो है अभिलाषा व्यक्त कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखेंगे लगभग जो है 28 क्वेश्चन था और सब क्वेश्चन रिपीट। तो उम्मीद है आप लोग को, हमें उम्मीद है लगभग 25 क्वेश्चन जो है आप लोग से बन गए होंगे। अगर गद्य में आप लोग चैप्टर 1 से लेकर 12 तक नहीं देखे हैं तो जरूर देखिए चैनल के प्ले लिस्ट में। अगर काव्य बोले चाहे पद बोले तो इसमें जो है चैप्टर 1 से लेकर समझ सकते हैं 10 तक पूरा। आज 11 हो गया, नहीं देखे हैं तो जरूर देखिए चैनल के प्ले लिस्ट में। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके ऑल पर दबा दीजिए और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। इसका PDF लेना चाहते हैं तो बता ही दिए हैं, टेलीग्राम ज्वाइन हो जाइए, फ्री में मिलेगा। मिलते हैं आप सभी दोस्तों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई कीजिए। जय हिंद।